जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। यू आर वाचिंग प्री सिक्योर विथ मी राज गौरव एंड ऑल्सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू ईयर 2026। 2026 की शुरुआत हम लोग इस रिजोल्यूशन के साथ करते हैं कि जिसे पिछले साल तुमने सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई की उसको और ज्यादा सिंसियरिटी के साथ इस साल कंटिन्यू करोगे। हमारे तरफ से जो भी चीजें चाहिए होंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स एमसीक्यू का प्री सिक्योर का सेशन हो या डीसीए लाइव का सेशन हो, एनसीईआरटी की वीडियोज हो, आपके रेगुलर क्लासरूम्स हो, टेस्ट सीरीज हो, पीवाईक्यू डिस्कशन हो, जो कुछ भी हमारे तरफ से जरूरत होगा वो सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपके तरफ से हमें सिंसियरिटी डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर ये चीज के लिए आप रेडी हो ना, तो 2026 में आपके सिविल सर्वेंट बनने का सपना जरूर पूरा होगा। उसके पूरे होने की प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस भी और बढ़ जाएंगे। बस ये सिंसियरिटी का प्रॉमिस, ये रिजोल्यूशन अपने लिए इस साल में रखना। ओके, सो अपने इस प्री सिक्योर के सेशन को, इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर के विशेष के साथ हम आज के एजेंडा पर आते हैं। आज का पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये न्यूज में है। कई बार आपने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड ये टर्म न्यूज में सुना होगा, जब भारत की सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, डिफेंस रिलेटेड कोई बड़ा एक्विजिशन करती है। काफी बड़े बजट्स होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे देश के स्ट्रेटेजिक नीड को देखते हुए। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वहां बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम इसके सारे डिटेल्स देखेंगे। द सेकंड टर्म वुड बी गैस हाइड्रेट्स। यहां हम गैस हाइड्रेट्स की बात करेंगे। ये गैस हाइड्रेट न्यूज में मेंशन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एक नए इनोवेशन से रिलेटेड, इनोवेशन कहते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड एक टर्म है। क्या इसका रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी बातें। थर्ड वुड बी मैगलेव और मैग्नेटिक लेवलिएशन टेक्नोलॉजी। हम आज बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाइपरलूप की बात करते हैं, तो ये मैगलेव टर्म आता है। और चाइना ने रिसेंटली मैगलेव टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, बड़ा डेवलपमेंट करके। वो डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ वुड बी इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन क्लाइमेट, और क्लाइमेट में जो हमारे पास जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी हमारे पास हमारे फॉरेस्ट रीजन्स में मिलती है, इको रीजन्स में मिलती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसके लिए इको सेंसिटिव जोन्स बनाए जाते हैं। जैसे कि जो भी हमारे प्रोटेक्टेड रीजन्स है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क वगैरह हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। हाँ, साथ ही साथ ह्यूमन की नीड भी एड्रेस हो जाए। यहां हम इको सेंसिटिव जोन को इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कॉपर के सिग्निफिकेंस को। ये जनरल साइंस का एक टॉपिक है, लेकिन अभी न्यूज में भी था, तो किस तरह से जनरल साइंस और करंट अफेयर्स रिलेटेड है वो देखेंगे। फिर कल हम 31 दिसंबर 2025, एक साल पहले, जो कि एक दिन पहले था, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था उसका डिस्कशन करूंगा। और आज के लिए अगेन फिर से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर, जहां पर बात हो रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। आप द हिंदू का एक अपडेट देख सकते हो, दैट डिफेंस एक्विजिशन कमिटी गिव्स इट्स नोड फॉर डिफेंस परचेजेस वर्थ 79,000 करोड़। काफी बड़ा बजट है डिफेंस परचेज के लिए। तो ये डिफेंस एक्विजिशन कमिटी, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वर्क कैसे करती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने दिए हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में, एपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको बनाना है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 का वैलिडेशन चेक करो। क्या लिखा हुआ है, द सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। एक्चुअली नॉट। सीडीएस इस काउंसिल में प्रेजेंट जरूर रहते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने यहां पर मेंशन करके रखे हैं कि देखो कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं, बट एक्चुअली में सीडीएस इसके ना हमारे चेयरमैन नहीं है। द चेयरमैन इज समवन एल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से ही रहेंगे, बट सीडीएस नहीं रहेंगे। तो हमारा ना आंसर हमें मिल चुका है, क्योंकि यहां पे देखो ऑप्शंस क्या होंगे। ए होगा जिसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट है, बी जिसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट है बट 2 करेक्ट, 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी क्या है जिसमें 1 करेक्ट है 2 रॉन्ग है, और डी क्या है जिसमें 1 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन तो रहा नहीं, तो आपका आंसर आपको मिल चुका है डी। खैर, स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। द डीएसी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशंस फॉर द 3 सर्विसेज एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। यस, इट इज करेक्ट। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ना, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ये जो भी लार्ज स्केल पे एक्विजिशंस करने होते हैं हमें अपने ट्राई सर्विसेज के लिए एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, उससे रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स या बाकी सारे मेजर्स डिसाइड करने का काम डीएसी करती है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट था, आंसर होगा डी हमारा। आ जाइए। सो इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें तो 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पोस्ट कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के बाद एक ग्रुप बनाया गया था, मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया गया था, जिनको ये टारगेट दिया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को और इनहेंस कैसे किया जाए। क्योंकि कारगिल वॉर में एक फ्लॉ देखा गया कि कारगिल वॉर में ना
एक तो ट्राई सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो सकता था, और साथ ही साथ डिफेंस एक्विजिशन बहुत सारी चीजें पेंडिंग रह गई थी। वो तो हमारे जवानों की बहादुरी है कि हमने वो वॉर भी जीता बड़े अच्छे से, पर डिफेंस एक्विजिशन को और बेहतर बनाने के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। उसी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एग्जिस्टेंस में आता है, और इसके चेयरमैन रहेंगे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री। नाउ हु इज द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, आप सब उनका नाम जानते हैं। इसके अलावा बाकी जो मेंबर्स रहते हैं उसमें ये सारे मेंबर्स हैं। यस, सीडीएस इज आल्सो इंक्लूडेड, एंड चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये भी इंक्लूडेड होते हैं, बट फिर भी प्रिसाइड करने का काम या चेयरमैन का काम यूनियन डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है जी। अब हम इनके की फंक्शंस की बात करें तो इनका की फंक्शंस होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना फॉर कैपिटल एक्विजिशंस अंडर द 15 ईयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, कि जो कैपिटल एक्विजिशंस हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं, चाहे वो सबमरीन से रिलेटेड हो या कोई भी न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हो, उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी देने का काम कौन करता है, हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता है। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ये एक फर्स्ट एंड क्रिटिकल स्टेप है, जहां पर बताया जाता है कि एक्चुअली देखिए हमारे आर्म फोर्सेस को या कोस्ट गार्ड को किस इक्विपमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले ये नेसेसिटी वाले जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इशू करना होगा कि हमें इसकी जरूरत है। फिर उसके ऊपर डिबेट होगा, फिर उसको बाहर से परचेज, स्वदेशी निर्मित परचेज करना है, बाहर से परचेज करना है या इंडिया में बनाना है, जो कुछ करना है उसको लेकर डिसीजन आगे किया जाएगा। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडियन डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का काम हमेशा न्यू एज वॉरफेयर के अकॉर्डिंग अपने भारतीय सेनाओं के तीनों अंग को रेडी करने का काम एंड इंडिजनाइजेशन भी प्रमोट करने का काम डीएसी करता है। जैसे मोस्ट ऑफ द अप्रूवल्स लाइक पिनाका, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में मैंने एक साल पहले मतलब 31 दिसंबर 2025 के सेशन में डिस्कस किया था। अस्त्र, ऐसे इंडिजीनियस सिस्टम को भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस हाइड्रेट्स, जो न्यूज में था। आप यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया का अपडेट देख सकते हो, और द टाइम्स ऑफ इंडिया हो या ऑल इंडिया रेडियो हो, द हिंदू हो, एक्सप्रेस हो, सब में अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं, है ना। हम सबकी अच्छाइयों से सीखेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पे, अ हिडन आर्कटिक वर्ल्ड, अच्छा मतलब ये इनोवेशन या ये जो डिस्कवरी है आर्कटिक रीजन में की गई। मिथेन माउंट्स, मतलब मिथेन गैस इकट्ठे हो गए हैं टीले के रूप में, और आर्कटिक रीजन में मतलब कि जम गए होंगे, है ना, फ्रोजन है। एंड लाइफ फाउंड 3.6 किलोमीटर बिलो द ग्रीनलैंड सी, मतलब नहीं ये डीप सी रीजन में होगा, शैलो वाटर में नहीं होगा। कहां पर होगा, एकदम डीप डाउन सी रीजन में, तब तो 3.6 किलोमीटर बिलो है। वहां पर हमको मिथेन के फ्रोजन एग्जांपल्स मिले हैं। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। गैस हाइड्रेट्स आर आइस लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच मिथेन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड विद इन वाटर लैटिसेस एंड आर कॉमनली कॉल्ड फायर आइस। बिल्कुल, ये गैस हाइड्रेट्स एक्चुअली में ये वो मिथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वहां पे ना फ्रोज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, वहीं पर जम जाते हैं। और सिंस मिथेन जो है इसमें आग लग सकती है, फ्लेमेबल गैस है, दैट्स व्हाई इस आइस को हम क्या बोलते हैं, फायर आइस। दिखने में ये बर्फ की तरह दिखेगा, देखो ऐसा कुछ ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, पर ये ना खतरनाक है, आग लग सकती है इसमें। इसी को हम क्या बोलते हैं, फायर आइस, गैस हाइड्रेट्स को। सेकंड, दे आर फाउंड ओनली इन द सेलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नहीं भैया, सेलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में नहीं, डीप सी रीजन में मिलते हैं। राइट, ये हमको न्यूज़पेपर के क्लिपिंग से ही समझ में आ गया था और याद भी रखेंगे। थर्ड, और देखो बात क्या है ना, सेलो कॉन्टिनेंटल रीजन में ना फ्रोज होने का भी काम नहीं होगा, फ्रोजन में नहीं होगा मिथेन। थर्ड, द फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स डिस्कवर्ड इन द ग्रीनलैंड सी रिप्रेजेंट द डीपेस्ट नॉन गैस हाइड्रेट साइट एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन। बिल्कुल, ये डीपेस्ट नोन हाइड्रेट साइट्स में से एक है और उस फेनोमेनन को भी चैलेंज करता है कि हाइड्रेट का फॉर्मेशन इतने डीप रीजन में हो सकता है या नहीं। 1 and 3 आर करेक्ट हियर, हमको करेक्ट ढूंढना था, हमारा आंसर क्या होगा, ए। बाय द वे, हम ग्रीनलैंड की बात करें तो हियर ऑन द मैप यू कैन सी द ग्रीनलैंड रीजन, और इसके आसपास के लोकेशंस को भी आप मॉनिटर कर सकते हो। इस मैप को अच्छे से देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ रहा है, आसपास में कौन से स्ट्रेट हैं, कौन सा नेशन पास में पड़ रहा है, इसको अच्छे से देखिए मैप को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अटैच भी कर रखा है मैंने। चलिए, सो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, गैस हाइड्रेट्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है मिथेन के। सिंस मिथेन फ्लेमेबल है, दैट्स व्हाई हम इसको फायर आइस के भी रूप में जानते हैं। जमने के लिए मिथेन को हाई प्रेशर चाहिए होता है, तो उतने डीप सी में हाई प्रेशर भी मिलेंगे, लो टेम्परेचर भी चाहिए होगा, एंड दैट्स व्हाई आर्कटिक रीजन में परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में वहां पर हमें ऐसे गैस हाइड्रेट्स मिल रहे हैं। राइट, दे आर कंसिडर्ड अ मासिव अनटैप्ड एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि मिथेन एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है, सो अनटैप्ड एनर्जी रिसोर्स के रूप में भी जाना जा रहा है। बट ज्यादा मिथेन का प्रेजेंस ये भी दिखाता है कि मिथेन जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, अगर वहां ज्यादा लीक होगा या वहां ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो आर्कटिक रीजन में एक नया चैलेंज अराइज हो सकता है कि मिथेन की वजह से, मिथेन के प्रेजेंस की वजह से आर्कटिक शेल्फ के जो आइस है वो पिघलने शुरू हो जाए, सी लेवल का राइज हो जाएगा।
बाकी हम इस फ्रेया डिस्कवरी पर आते हैं। यहां पर जो हमें ये माउंट्स मिले हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स अलोंग मोलॉय रीज इन ग्रीनलैंड सी। यहां पर इसको डिस्कवर किया गया। डेप्थ काफी डाउन है एंड सो इट इज चैलेंजिंग द जियोलॉजिकल मॉडल विच बिलीव्ड हाइड्रेट्स मोस्टली फॉर्म इन सैलो वाटर। इस जो बिलीफ थी, इस बिलीफ को चैलेंज किया गया कि हाइड्रेट सैलो वाटर में बनते हैं। ओके, ठीक है। इकोसिस्टम की हम बात करें तो ये जो हमें सैलो बोल रहे हैं, डीप सी रीजन में, वहां पे हमें मीथेन के फ्रोजन कंपाउंड्स मिले हैं जिसको हम फायर आइस या गैस हाइड्रेट्स बुला रहे हैं। दिस इज शो केसिंग द चेमोसिंथेसिस। चेमोसिंथेसिस मींस केमिकल टू एनर्जी। ये जो केमिकल टू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको हम चेमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस के नाम से बुलाते हैं। right? What is chemosynthesis? So unlike surface that uses photosynthesis, the deep sea region it uses chemosynthesis। वहां पे मेथेन को यूज करके और फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो एनर्जी क्रिएट करने का काम अपने लिए करते हैं। इट सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्यूब वर्म्स, रेयर स्नेल्स एंड क्लैम्स जो कि उस रीजन में आपको मिलेंगे। As well as the organisms are genetically similar to those found at distant hydrothermal vents। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स भी यहां पर सस्टेन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें इस गैस हाइड्रेट्स का तो दिस शो कार्बन ट्रैप, साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट को भी दिखा रहा है कि हमारा जो आर्कटिक रीजन है वो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, बैरन डेजर्ट नहीं है। वहां पे हमें मिथेन मिल रहा है, इट मींस वहां पे केमोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। एंड इट ऑल्सो रेज कंसर्न कि भैया पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है अगर डीप सी माइनिंग वहां पर स्टार्ट हो गई या मिथेन का प्रोपोर्शन बढ़ गया, क्योंकि पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है मिथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मैग्लेव टेक्नोलॉजी। और जैसा मैंने बोला चाइना ने एक नया अचीवमेंट हासिल किया है, 700 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड्स। सोच रहे हो 700 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, मतलब वहां पर जो बुलेट ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जब दौड़ेगी ना तो 700 किलोमीटर 2 सेकंड में तय कर लेगी। मतलब दिल्ली और गुवाहाटी का डिस्टेंस सोचो कितने टाइम का रह जाएगा। बस एक बार दिल्ली गुवाहाटी का रेलवे नेटवर्क का डिस्टेंस निकालो और ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे डिवाइड करके देखो। खैर इंडिया में भी धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं पर किया जाएगा, काम चल रहा है। अब हम मैग्लेव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मैग्नेटिक फोर्स टू लिफ्ट एंड प्रोपेल ट्रेन्स दस एलिमिनेटिंग व्हील ऑन फ्रिक्शन। अभी जो हमारी नॉर्मल जो ट्रेन चलती है ना वो व्हील्स कहां पर चलती हैं, ट्रैक पे ऐसे घूम रही होती है जिससे कि फ्रिक्शन होता है। हालांकि फ्रिक्शन कम रखा जाता है बट फिर भी फ्रिक्शन तो होगा ना क्योंकि टच है, इसी पर घूमते हुए जा रही है ऐसे। मैग्लेव टेक्नोलॉजी में ना एक्चुअली में थोड़ा सा लिफ्ट होता है मैग्नेटिक फोर्सेस के थ्रू, जिससे कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहता है एंड दैट्स व्हाई इतनी फास्ट स्पीड अचीव होती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यही मैग्लेव टेक्नोलॉजी को बता रहा है। दूसरा, द प्रोपोर्शन ऑफ मैग्लेव ट्रेन्स इज अचीव्ड थ्रू अ लीनियर मोटर which functions conceptually as a unrolled electric motor। इस चीज को याद रखिएगा। अभी लीनियर मोटर का फंक्शन क्या है, एक्चुअली लीनियर मोटर जो है ना वो क्या काम करता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में फोर्स को अप्लाई करता है या फोर्स को प्रोड्यूस करता है। तो जब स्ट्रेट लाइन में फोर्स प्रोड्यूस होगा ना तो इससे ना पुश कर पाना, इससे जो स्पीड है, जो हाई स्पीड हम अचीव कर रहे हैं 700 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, इसको अचीव कर पाना आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई मैग्लेव टेक्नोलॉजी में हम लीनियर मोटर यूज करते हैं। Second is also correct. Third, beyond railway transportation, this technology is applied in defense sector for electromagnetic aircraft launch system, जिसको हम EMALS बोलते हैं, to launch fighter jets। बिल्कुल, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ना वहां से फाइटर जेट्स को लॉन्च करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है कि कम फ्रिक्शन हो और जल्दी से जल्दी फाइटर जेट्स लॉन्च हो जाए। तीनों के तीनों यहां पर करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑल 3। बाकी अब मैग्लेव टेक्नोलॉजी या मैग्नेटिक लेविएशन क्या है ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स को यूज करके व्हील ऑन रेल फ्रिक्शन को एलिमिनेट करके ये मैग्लेव टेक्नोलॉजी वर्क करती है। यहाँ लीनियर मोटर को यूज करते हैं, ये लीनियर मोटर फोर्स को स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द रोल्ड इलेक्ट्रिक मोटर जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करता था रोटेशनल फॉर्म का। दो टाइप के यहां पर हमारे पास मैग्लेव टेक्नोलॉजी है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस यूज करता है ट्रेन को लिफ्ट करने के लिए, संघाई मैग्लेव उसी का एग्जांपल है। और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन जो रिपल्सिव फोर्स यूज करता है, सुपर कूल्ड कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज करता है लिफ्ट करने के लिए ट्रेन को। इसको जापानीज मैग्लेव में यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन है। तो ऐसे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में अट्रैक्ट किया जाएगा और ट्रेन को ऊपर लिफ्ट किया जाएगा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक के केस में रिपल्स किया जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोडायनेमिक ट्रैक पे अप्लाई हो रहा है तो रिपेल करके ट्रेन ऊपर रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन के व्हील्स पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो ट्रेन के व्हील्स और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाया जाएगा, ऊपर अप्लाई होगा तो वहां पे ट्रेन को लिफ्ट किया जाएगा। ये दो डिफरेंस है बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक का। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में यूज किए जाएंगे, मिलिट्री ईमेल्स मतलब फाइटर जेट्स को जब एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाता है वहां पर यूज करते हैं, हाइपर लूप में यूज करते हैं, एंड इवन इंडस्ट्रियल यूज भी इसका होता है, टर्बाइंस सेंट्रीफ्यूग्स टर्बाइंस को या सेंट्रीफ्यूग्स मशीन्स को चलाने के लिए भी। So not only in trains, they are used in different industries as well. Acceleration 700 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकंड्स तक अचीव किया जा सकता है। हाई पावर कंट्रोल सिस्टम भी होता है एंड दीज आर कंसीडर्ड एज द फ्यूचर टेक एज वी कैन डेवलप हाइपर लूप और वैक्यूम ट्यूब ट्रेन्स दैट कैन थ्योरेटिकली रीच 1000 किलोमीटर पर आवर। वैसे थ्योरेटिकली है, 700 तक तो पहुंच चुके हैं, देखते हैं यहां तक कब पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इको सेंसिटिव जोन इन इंडिया पर। तो क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमको पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है ना, ये अर्गा है, आगरा मत पढ़ लीजिएगा। वैसे पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो चलो मैं बता देता हूं, वहीं जहां पर आगरा है। तो कौन सा स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश। लेकिन फिर भी इसको पार्वती अर्गा पढ़िएगा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। कौन सी गवर्नमेंट, यही यहां पर क्वेश्चन है। So पहला स्टेटमेंट, ESG are notified by the respective state government to protect the ecology around national park and wildlife sanctuary. No, by union government. है ना, ये जो राइट है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का, ये यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है ताकि ज्यादा बढ़िया कंट्रोल रहे। Commercial mining and major hydroelectric projects are completely prohibited activities within eco-sensitive zone. ये तो कॉमन सेंस जो तुम अपने पास रखोगे, कल 31 दिसंबर के पार्टी में तुमने किसी को उधार नहीं दे दिया या गुम नहीं कर दिया, तब भी आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को करेक्ट पाओगे कि हाँ भैया कॉमर्शियल माइनिंग जैसी चीजें ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये सारे बैन रहते हैं यहाँ पर। सही है। सेकेंड, एक्टिविटीज लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर क्लासिफाइड एज रेगुलेटेड एक्टिविटीज एंड रिक्वायर स्पेसिफिक परमिशन। नहीं, एक्चुअली में ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे ना नेशनल पार्कों या सेंचुरी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसलिए इनको रेगुलेटेड नहीं बोलते हैं, इनको हम परमिटेड वर्क्स बोलते हैं, परमिटेड एक्टिविटीज। तो छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें थी, यहां पर ध्यान दीजिए। दो टाइप की एक्टिविटीज होंगी, ये देखो यहां मैंने बता रखा है। रेगुलेट एक्चुअली 3 टाइप की है, जो प्रोहिबिटेड है वो तो आपको इजीली समझ में आ गया। रेगुलेटेड जिनको रेगुलेट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की, जैसे ट्री कट करना। अब ये भी पूरे ट्री नहीं कट कर लेना, कुछ ट्रीज कट कर लेना, होटल्स रिजॉर्ट्स बनाना, रोड की वाइडनिंग करने के लिए ट्री कट किए जाते हैं, ये सब ये रेगुलेशंस के थ्रू होता है। परमिटेड क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज, ये सारे परमिटेड है। मॉनिटरिंग यहां भी थोड़ी करनी होगी, पर ये परमिटेड कैटेगरी में आएंगे। बुझे, चलिए अब हमें ढूंढना था भैया विच आर नॉट करेक्ट। तो हमारे पास 1 एंड 3 आर नॉट करेक्ट, आंसर क्या होगा ए। 2 करेक्ट है, हमारा आंसर क्या होगा ए। यहां पर अच्छा, यहां पर मैंने चेंज किया इसको लास्ट मिनट पे, तो आंसर क्या हम कर रहे हैं इसका 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, 1 एंड 3 ओनली। ये मैं पीडीएफ जब अपलोड करूंगा वहां चेक कर दूंगा। अभी तो तुम्हें समझ में आ गया है ना कि नॉट करेक्ट में हमें कौन सा चूज करना है, 1 एंड 3 ओनली। ओके, सो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी की बात करें तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये एक्चुअली में ऑक्सबो लेक्स है, 2 ऑक्सबो लेक्स है, पार्वती एंड अर्गा नाम के। इनका ओरिजिन होता है जब सरयू रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया था। सरयू रिवर, इसका हिस्टोरिकल कल्चरल रेलेवेंस भी है। बाय द वे सरयू रिवर का कल्चरल रेलेवेंस हमें कहां पर मिलता है, जरा बताओगे। सरयू, सरयू के घाट पर कौन सा शहर बसा है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी 1990 में डिक्लेयर होती है और इसको 2019 में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या रमसार साइट के रूप में भी इंक्लूड किया गया है। बढ़िया है जी। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स, रेसिडेंट बर्ड्स, जैसे सारस क्रेन, ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड, कौन सी कैटेगरी में, वल्नरेबल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के स्टेट बर्ड को सारस क्रेन बुलाते हैं, या सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है जिसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। आप मुझे बताओगे, तुम जो लोग भी जिस स्टेट से आप, मतलब जो स्टेट आपकी जन्मभूमि है, आप अपने स्टेट का क्या करोगे, आप मुझे स्टेट बर्ड के बारे में बताओगे और उसके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में भी। ठीक है, ये काम तुम्हें करना है। साथ ही साथ मेरी जन्मभूमि बिहार का भी स्टेट बर्ड ढूंढ लेना और उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, ये तुम्हारे लिए काम। बाकी कई इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह भी, माइग्रेटरी स्पीसीज, ये सारे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन ना शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काउंट किए जाते हैं। अब जैसे जहां पे ये एक्टिविटीज हो रही हैं परमिटेड, रेगुलेटेड, प्रोहिबिटेड पार्ट्स में, तो ये शॉक एब्जॉर्ब करेंगे कि जैसे रिजॉर्ट्स बनाने का काम भैया हम उनके कोर रीजन में ना कर दें। आज ही तुम्हें डीसीए लाइव में समझाया था ना कि कोर रीजन मतलब बेडरूम हो गया और बफर रीजन डाइनिंग रूम हो गया।
तो हमारे वहां घर में कोई बाहर का आदमी आता है, हम उसको बेडरूम में लेके नहीं जाते हैं, डाइनिंग रूम में बिठाते हैं। बातचीत, चाय, खाना पीना सब कुछ डाइनिंग रूम में होता है ना, ड्राइंग रूम में होता है। तो वही इनके कोर रीजन तक जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड रीजन हैं, उनके कोर रीजन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में इको सेंसिटिव जोन बनाए जाते हैं। अथॉरिटी होती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइड द इको सेंसिटिव जोन। हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए, वल्चर कंजर्वेशन के लिए, कई बार वल्चर कंजर्वेशन या जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है। ऑल क्लियर? द नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज कॉपर। न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, दैट कॉपर ऑन फायर, मतलब एक्चुअली में आग नहीं लगी है, इसका प्राइस काफी इंक्रीज हो गया है। न्यूज़पेपर का नाम भी तो इकोनॉमिक टाइम्स है ना, तो क्यों इंक्रीज हो गया है? क्योंकि इसका डिमांड काफी ज्यादा है। खैर फीचर्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल दैट कैन ऑकर नेचुरली इन अ नेटिव मेटालिक फॉर्म एंड हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है भाई, बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ट्रांजिशन मेटल के रूप में इसको जानते भी। Second, unlike iron, copper resists corrosion by forming a green protective layer known as patina on its surface. एक है पटना, एक है पटीना। तो पटना से पटीना याद रखिएगा कि कॉपर ना कोरोजन को अवॉइड करने के लिए एक ग्रीन लेयर बनाता है। मतलब ये अगर कॉपर की पाइप है तो इसके ऊपर ना हवा की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से ग्रीन लेयर बनेगा, इसको हम पटीना बोलेंगे। दिस पटीना अवॉइड्स फर्दर कोरोजन एंड दैट्स व्हाई कॉपर में कोरोजन नहीं होता है या एकदम न के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ आयरन में जब कोरोजन होता है, रस्ट होता है, तो ऊपर लेयर धीरे धीरे गिरते जाता है। दैट्स व्हाई कॉपर और ज्यादा यूजफुल है। सेकंड भी करेक्ट। द यूज ऑफ कॉपर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज लोअर देन इन कन्वेंशनल पेट्रोल व्हीकल। अब हमारा इकोनॉमिक टाइम्स बोल रहा है कि भैया इनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जब आजकल ई व्हीकल्स पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो क्या कॉपर का यूज लोअर रहेगा? नहीं भैया, हायर रहेगा। सो 1 एंड 2 आर करेक्ट, हमें करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा? ए, 1 एंड 2 ओनली। बुझे? ये कॉपर के डिटेल्स ने। कॉपर एक ट्रांजिशनल मेटल के रूप में, एटॉमिक नंबर इसका 29 है। बाकी ये एटॉमिक नंबर और फिर ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल है बाकी मेटल्स का, ये अपने क्लासेस में पढ़े होंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स का। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो काफी हाई कंडक्टिविटी होती है। एक्चुअली इट इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर। तो फर्स्ट कौन है? सिल्वर, चांदी। मेलेबल डक्टाइल तो होता ही है, दैट्स व्हाई थिन वायर्स बनते हैं, पतले पतले सीट्स बनते हैं, डेंसिटी काफी अच्छी है, मेल्टिंग पॉइंट काफी अच्छी है। दैट्स व्हाई चाहे ई व्हीकल में यूज करना हो आपको, क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूज करना हो, स्पेस में यूज करना हो, हर जगह यूज किया जाता है। और कई यूनिक प्रॉपर्टीज भी हैं, जरा देखो। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में डोर नॉब्स या रेलिंग्स ना कॉपर की लगाई जाती हैं, क्योंकि ये नेचुरली बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। हाँ, कंप्लीट बैक्टीरिया और वायरस नहीं खत्म कर देगा, बट नेचुरली कुछ हद तक बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है कॉपर में। इसलिए कॉपर के गिलास में पानी रखकर या कॉपर के जग में पानी रखकर पीने से कहते हैं कि पेट को भी थोड़ा आराम मिलता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से। कोरोजन रेसिस्टेंस भी होता है, पतीना का फॉर्मेशन होता है। ये पतीना के बारे में समझा दिया तुम्हें मैंने। अब जब से पटना याद आएगा, पटना मेरी जन्मभूमि पाटलिपुत्र, वो याद रहेगा, तो आप पतीना भी याद रखिएगा। रिसाइक्लेबिलिटी भी 100% रिसाइक्लेबल हो सकता है। क्योंकि इसकी क्वालिटी लॉस नहीं होती है पतीना के फॉर्मेशन की वजह से। ओके, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लो रिएक्टिव है। हालांकि एसिड रिएक्शन बहुत हाई होता है गाइज, इसलिए कभी भी लेमन वाटर ना कॉपर के बर्तन में मत पीना, एकदम नहीं। गजब का नुकसान होगा, पेट खराब, उल्टी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी लेमन वाटर, किसी भी टाइप का साइट्रिक ड्रिंक आप कॉपर वेसल्स में, कॉपर के ग्लास जग में मत पीजिएगा। अलॉय फॉर्मेशन के लिए ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे कॉपर से बनाए जाते हैं, विच अगेन बिकम वेरी यूजफुल एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ग्रीन एनर्जी ई व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है। पेट्रोल कार में 4 गुना ज्यादा कॉपर यूज किया जा रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर मेटल। सोलर पैनल्स में यूज करते हैं, प्लम्बिंग पाइप्स में यूज करते हैं, 5G नेटवर्क के लिए, डाटा सेंटर्स के लिए, स्पेस फील्ड के लिए, हर इमर्जिंग फील्ड में कॉपर का यूज होता है। दैट्स व्हाई इसके प्राइस में आग लगा हुआ है। बुझे? अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। कल जो मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये भी यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है। यूपीएससी का पीवाईक्यू दिया था मैंने। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? 2025 का पीवाईक्यू है। In the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Permeability जहां पे वाटर ने इजिली उसके अंदर जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? परमिएबल बोलेंगे। सो यस, चौक, जिससे आप सबने बचपन में लिखना सीखा होगा, तुमने भी उसी से सीखा होगा। आजकल के बच्चे चौक वगैरह यूज नहीं करते हैं, हम तो काफी टाइम तक चौक और स्लेट लेकर लिखते थे। तो चौक बिल्कुल में इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्ले। क्ले से ज्यादा, क्ले भी परमेबल होता है बट चौक उससे ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? चौक इज पोरस एंड हेंस कैन ऑब्जर्व वाटर। एकदम सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पोरस होगा ना, जहां पे ज्यादा छिद्र होंगे, छेद होंगे, वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं है?
सो 2 इज करेक्ट। थर्ड, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अरे भैया नॉट एट ऑल नहीं, थोड़ा बहुत तो पोरस होता है, तो 3 रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? पहला बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, 3 तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। दूसरा बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, यहां पर भी ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। थर्ड बोल रहा है ओनली वन ऑफ द 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। यस करेक्ट, यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 एंड 3 में से एक सही है। कौन सा सही है? 2 सही है, और वो 1 को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसको, वेरी गुड। ये यूपीएससी सीएसई 2025 में पूछा गया था, ठीक है। मैं तुम्हारा यूपीएससी का पीवाईक्यू भी करवाते जाऊंगा, है ना। एक कमेंट देखा था मैंने कि सर यूपीएससी पीवाईक्यू कंटिन्यू रखिए इसी फॉर्म में। बिल्कुल मैं इस फॉर्म में कंटिन्यू रखूंगा, और अलग से भी पीवाईक्यू हम लोग डिस्कशन करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस आप सिंसियरिटी डिसिप्लिन बनाए रखो। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मैंने पंचायत एक्ट रूल्स या पेसा रूल से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या? पेसा से रिलेटेड। इट इज इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज, एम्पावर एंड प्रोमोट शेड्यूल्ड ट्राइब्स सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। बिल्कुल शेड्यूल्ड ट्राइब एज वेल एज बाकी ट्राइब्स के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को एड्रेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज रूल्स बनाए जाते हैं। करेक्ट है जी भैया। सेकंड, इट ऑल्सो डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में यह अप्लाई हो रहा है, जैसे अभी झारखंड ने इसको लेकर नए मेजर्स लिए हैं, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा, टू डेलीगेट पावर्स एंड अथॉरिटी टू ग्राम सभा एंड पंचायत। यस अगेन इट इज करेक्ट कि ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पावर लेता है, जिससे ग्राम सभा एंड पंचायत और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं अपने ट्राइबल्स के क्या करने के लिए, ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द मेजोरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन 6 शेड्यूल एरियाज where autonomous council exist are not covered under PESA. Yes, it is correct, guys. मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पर 6 शेड्यूल एरियाज हैं, ऑटोनोमस काउंसिल हैं, वहां पर पीईएसए या पेसा एक्ट या पेसा रूल नहीं अप्लाई होता है। यस दिस इज करेक्ट। इसलिए यहां पर सरकार को ऑटोनोमस काउंसिल जो है उनको सोचने की जरूरत है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ओके, अब रहा तुम्हारे आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस साल जनवरी 1 2025 के प्री सिक्योर का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये भी यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, आप इसको बनाओगे। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा करंट अफेयर्स बेस्ड, मतलब एकदम रिसेंट इवेंट्स बेस्ड। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश खालिदा जिया की डेथ हुई है, इनका क्या अचीवमेंट था, क्या रोल था, उससे रिलेटेड। तो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। ये पीडीएफ जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो कंपाइलेशन है दिसंबर का वो जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगा, ईयरली कंपाइलेशन भी शेयर हो जाएगा, उसको प्रिंट करके रिवाइज करते जाइए, ठीक है। सो ऐसे अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखिए। एक और चीज, अब आपका प्री सिक्योर का सेशन जो है ना, वो अब से मैं क्या कर रहा हूं जनवरी 1 से, नाउ आई विल अपलोड इट एट 3:30 PM। हर रोज में 3:30 PM मतलब दोपहर 3:30 अपलोड करूंगा। रीजन क्या कि जो डीसीए लाइव है वो मॉर्निंग में चलता है, तो आप मॉर्निंग में डीसीए लाइव देख लीजिए। मॉर्निंग 8:30 8 के अराउंड जब डीसीए लाइव स्टार्ट होता है, तो पहले मॉर्निंग में वो काम कर लो, और उसके बाद आफ्टरनून का जो टाइम है वहां पे आप प्री सिक्योर वाला काम कर लो। तो इस 2 मेन सेशन के बीच में आपको अच्छा खासा गैप भी मिल जाएगा। दैट्स वाई प्री सिक्योर अब से 3:30 PM में होगा रेगुलर कंटिन्यू। ओके, सो टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।